तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका कॉमर्स 11th क्लास के अंदर। तो स्वागत है आपका कॉमर्स के अंदर मेरे दोस्तों। आप लोगों ने कॉमर्स लिया है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है आप लोगों का। तो यहाँ पर आप कॉमर्स पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आप अकाउंट्स देखने वाले हैं और ये जो वीडियो होने वाला है ये अकाउंट्स के बेसिक्स का वीडियो होने वाला है, जिसमें आप थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। आपकी जो अकाउंटिंग की बुक है वो या तो आपने टी.एस. ग्रेवाल ली होगी या फिर आपने डी.के. गोयल ली होगी मेरे दोस्तों। तो जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं, जो बेसिक चैप्टर हैं, जो कि 4 या 5 चैप्टर थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्म्स, इस तरह के अलग अलग नाम से चैप्टर होंगे मेरे दोस्तों। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे मेरे दोस्तों थ्योरी के चैप्टर हैं। हमारे लिए ये पूरा का पूरा एक ही टॉपिक है। वो बात अलग है कि नेचर के हिसाब से और बुक के पैटर्न के हिसाब से क्या करते हैं, वो अलग अलग चैप्टर में उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे लिए तो चैप्टर क्या होंगे मेरे दोस्तों, कोई अलग अलग चैप्टर नहीं है हमारे लिए, तो वो एक ही टॉपिक है और वो टॉपिक है थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग बोले या फिर उसको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बोले मेरे दोस्तों। तो वहां पर हम क्या करेंगे, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से या फिर थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग के नाम से क्या बनाएंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से जो आएंगे मेरे दोस्तों वीडियो आएंगे। और अगर मैं अकाउंट सब्जेक्ट की बात करूं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर थ्योरी का पार्ट हमारा बहुत कम है। जो स्टार्टिंग के चैप्टर है बस वही थ्योरी के है। उसके बाद में मेरे दोस्तों जितने भी चैप्टर है वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, उसमें थ्योरी ना के बराबर है। तो जो हमारा जो स्टार्टिंग का ये पार्ट रहेगा थ्योरी का, हम इसे बड़ा जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ पर अकाउंट्स बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में पूरे साल। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस साल। तो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे वीडियो की तरफ, हमारे कंटेंट की तरफ, और देखते हैं कि थ्योरी में किस तरीके से अकाउंटिंग को समझाया गया है। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से। अब देखो ये जो बुक की लैंग्वेज है, ये जो थ्योरी है जो हमने लिखा है, ये तो अपने आप में मेरे दोस्तों क्या अलग है। सबसे पहले हमारे को टॉपिक हमारी ओन लैंग्वेज में, जो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, उसमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया ये अकाउंटिंग होता क्या है, ये अकाउंटेंसी होता क्या है। देखिए अलग अलग नाम है, अकाउंटेंसी अलग है, अकाउंट्स अलग है, ये सब क्या है यार। तो देखो मेरी बात सुनो, जो आपका सब्जेक्ट है उसका तो नाम क्या है, अकाउंटेंसी। और इसमें जो आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो आप लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं भैया अकाउंटिंग। जब आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, जब आप उससे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अकाउंटिंग कहलाएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोलें या अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो भैया देखो उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है। अब आज तुम मुझसे पूछोगे कि सर बताओ आज आपने कितने का माल बेचा, किस किस को बेचा, या फिर कितनी आपकी इनकम हुई है, कितने आपके खर्चे हुए हैं, आप हमें बताइए। तो हो सकता है कि मैं अगर बहुत तेज हूं तो तुम्हें बता भी दूं। तुम मुझसे पूछोगे कि सर आपने कल कितना बिजनेस करा था, कल आपने कितनी परचेस करी थी, कल आपने कितनी सेल करी थी, तो क्या मैं बता सकता हूँ? मैं होशियार हूँ, बता भी दूंगा। बट अगर तुम मुझसे पूछो कि सर 2 महीने पहले इस पर्टिकुलर डेट को आपने कितनी सेल करी थी, आपने कितनी परचेस करी थी, आपकी ट्रांजेक्शन्स क्या क्या थी, आपकी इनकम क्या थी और आपके एक्सपेंस क्या थे, अगर आप मुझसे 2 महीने पहले का पूछेंगे ना मेरे दोस्तों, तो मैं नहीं बता पाऊंगा यार, इतना होशियार मैं नहीं हूँ। और मैं छोड़ो, कोई भी नहीं बता सकता है। अगर किसी के बिज़नेस की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती है तो 2 महीने पहले छोड़ो, 1 दिन पहले की भी ट्रांजेक्शन्स आप नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, अब मैं यहाँ पर बार बार ट्रांजैक्शन वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन वर्ड से क्या मतलब है, सबसे पहली चीज़ तो वो समझना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन वर्ड से मतलब है कि हम मेरे बिजनेस में मैं कुछ भी लेन देन करता हूँ। जैसे मैंने गुड्स परचेस करा, यहाँ पर फिर से एक नया वर्ड आया, गुड्स। गुड्स का मतलब हो गया मैं मेरे बिजनेस के लिए वो सामान खरीद रहा हूँ जो कि मैं रीसेल पर्पस के लिए मैंने परचेस करा है। जैसे अगर मान लो मेरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है, मैं ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स और फैन मैं खरीद के बेचता हूँ। तो ये जो ट्यूबलाइट और फैन और बल्ब मैं खरीद रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये मैंने घर के यूज़ के लिए तो लिया नहीं है, ये मैंने किसके लिए लिया है, रीसेल पर्पस के लिए लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या बोलूँगा, गुड्स बोलूँगा। तो मैंने क्या करा है,
कोई गुड्स परचेज करा है, ये एक ट्रांजेक्शन कहलाएगी। मैंने उस गुड्स को सेल कर दिया, वो भी एक ट्रांजेक्शन कहलाएगी। मेरे यहाँ पर एक एम्प्लॉय है जो मैंने रख रखा है काम करने के लिए लड़का, उसे मैं सैलरी देता हूँ मेरे दोस्तों, तो वो भी क्या कहलाएगी, एक तरीके से ट्रांजेक्शन कहलाएगी। तो ये सारी की सारी, मैं कुछ भी अगर लेन देन करूँगा तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, ट्रांजेक्शन कहलाएगी। चाहे मुझे पैसा मिला है, चाहे मैंने पैसा दिया है, ये सारी की सारी मिलके क्या हो जाएगी, एक तरीके की ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं मेरे बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी जहाँ रिकॉर्ड करूँगा वो कहलाएगी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैं मेरी सारी ट्रांजेक्शन क्या कर लेता हूँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और रिकॉर्ड क्यों करता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 महीने पहले क्या ट्रांजेक्शन करी थी। अब आप बोलोगे कि सर रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है। अरे यार देखो, ऐसा है कि साल के लास्ट में हमें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि पूरे साल हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में। अगर प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट में है, ये पता करना भी तो ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, ये सारी चीज़ों को देखते ही हम ये देखेंगे आगे कि हमें बिज़नेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना। और करना भी है तो अब हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हम बिज़नेस एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का पता हमें कैसे चलेगा, हमारे फाइनल अकाउंट्स, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट देख के ही हमें पता चलेगा कि हमारा बिज़नेस कहाँ ग्रो कर रहा है। तो अकाउंटिंग से ही हमें पता पड़ता है हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस, हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग क्या है, कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। बिल्कुल वही बात ये बोल रहा है कि हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसको ईयर एंड में ये पता चले कि भैया उसके बिजनेस कितना प्रॉफिट में है या लॉस में है। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिगनिंग रिमेन्स एट द एंड ऑफ द ईयर। भैया देखो, ऐसा है कि ये जो बिजनेसमैन है ना, वो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है। तो वो जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगा रहा है, चलाने के लिए लगा रहा है, उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि एक बिजनेसमैन ये भी चाहता है कि उसने जो कैपिटल लगाई है वो कैपिटल अब साल के आखिर तक आते आते कितनी हो गई है, बढ़ी है या कम हुई है मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं, हाउ मच अमाउंट दे लायबल टू पे एंड टू whom they own it। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम साल के आखिर में ये भी जानना चाह रहे हैं कि हमें कितनी अमाउंट पे करनी है या कितनी अमाउंट हमें किसी से मांगनी है। ये सारे रिकॉर्ड भी तो रखने पड़ेंगे। देखिए, जब हम बिज़नेस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उधारी पे माल खरीद के भी लेके आते हैं और उधारी पे हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, सेल भी करते हैं यहाँ पर। तो अगर हमें किसी को पैसा देना है, मतलब हम उधारी पे गुड्स परचेस करके लेके आए हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उसे थोड़े दिनों बाद पैसा तो लौटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे कि वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है। यहाँ पर आप एक और नया वर्ड सुन रहे हैं और वो है लायबिलिटी। तो यहाँ पर लायबिलिटी का मतलब हो गया कि किसी पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को आपको कुछ अमाउंट क्या करनी है मेरे दोस्तों, पे करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, हो सकता है हमने भी किसी को क्या करा हो, क्रेडिट पे गुड सेल करा हो। अगर हमने किसी को क्रेडिट पे गुड सेल करा है मेरे दोस्तों, तो आपको थोड़े दिनों बाद में उससे पैसा तो मांगना पड़ेगा। और अगर आपने एक से ज़्यादा पर्सन को अगर गुड सेल करा है, तो हो सकता है कि आप भूल भी जाओ थोड़े टाइम बाद में। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करके रखना ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किन लोगों से कितनी अमाउंट आगे फ्यूचर में लेनी है। आगे बात करते हैं, हाउ मच अमाउंट नीड टू बी कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑर्डर टू attend such information. It is essential to keep a complete and systematic record of each and every business transaction। देखो यहाँ पर उसने एक बात बोली है कि आपको रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है, पर वो रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, पहली चीज़ तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, दूसरी चीज़ वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन बिजनेस की क्या करनी है मेरे दोस्तों, रिकॉर्ड करनी है। उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर अकाउंटिंग बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये डेफिनेशन दी है हमारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो बहुत ही सटीक डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट। सबसे पहली चीज़ तो अकाउंट देखो आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या अकाउंट, क्या आर्ट है, क्या साइंस है, सब थोड़ा सा आगे देखेंगे। देखो मैं कुछ चीज़ें मिक्स करता हुआ चलूँगा
यहाँ पर आप देखना कि जब आप अपनी बुक से मेरा लेक्चर अगर आप मैच कराने की कोशिश करोगे तो कुछ टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, कुछ टॉपिक आपको सेकंड चैप्टर में मिलेंगे, उसके बाद फिर से कोई टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा और उसके बाद फिर से कोई टॉपिक आपको कोई थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर का मिलेगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और आप किस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर नोट्स को बनाया है यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल बुक्स के हिसाब से एक्यूरेट चले। आप अगर मेरे हिसाब से चलेंगे मेरे दोस्तों तो एंड तक आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, टॉपिक कोई भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आप देखना कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial charter and interpreting the result thereof। अब देखो मैंने जो ये डेफिनेशन बोली है ना मेरे दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा इस डेफिनेशन के अंदर कि मैंने क्या बोला है। तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल से तुम समझना कि तुम हो सकता है कि कभी तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने सब्जी लाने के लिए बाजार में तो भेजा होगा यार। अगर नहीं गए हो ना तो जाना शुरू कर दो, बहुत सारी नई चीज़ें तुम देखोगे। तो ऐसा है कि हो सकता है तुम्हारी मदर ने तुम्हारे को मार्केट में सब्जी लाने के लिए भेजा और तुम्हें दे दिया भैया एक थैला, और तुम्हें बोल दिया कि देखो ऐसा है कि तुम्हें आलू भी लाने हैं, तुम्हें प्याज भी लाने हैं, तुम्हें टिंडे जानते हो ना एक सब्जी आती है, वो टिंडे भी लेके आने हैं, टमाटर भी लेके आने हैं, और एक दो आइटम तुम्हें और बता दिए कि भैया ये सब जाके लेके आ जाओ और ये ले जाओ थैला। भैया पॉलीथीन यूज़ बिल्कुल मत करना, सारा का सारा मटेरियल जो है वो इस थैले में डालना। भैया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, पॉलीथीन यूज़ करना बंद कर दो बिल्कुल। तो चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो तुम गए मार्केट में ऐसे और वहाँ जाके तुमने देखा कि भैया जितनी भी सब्जी वाले हैं, तुमने अपने जो भी तुम्हारे को सामान लाने के लिए बोला गया था वो सारे के सारे सामान तुमने क्या खरीद लिए, यहाँ पर परचेस कर लिए। अब तुम क्या करोगे भैया, तुमने आलू भी खरीद के उस थैले में डाल दिए, तुमने प्याज भी खरीद के उस थैले में डाल दिए, तुमने टमाटर टिंडे जो भी तुम्हारे को बोला था सब तुमने लेके क्या कर दिया, उस थैले के अंदर डाल दिया। अब क्या करना है आपको, अब मेरे दोस्तों आप घर आए, घर आने के बाद में आपने क्या करा, उस थैले को कर दिया भैया बिल्कुल उल्टा, और जैसे ही आपने उस थैले को उल्टा करा सारा सामान वहाँ पर ऐसे फैल गया। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले प्याज निकाल के अलग कर दोगे, टमाटर निकाल के अलग कर दोगे, आलू निकाल के अलग कर दोगे। ये तुम क्या कर रहे हो, ये आप कर रहे हो भैया क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपने क्या करा, सेम नेचर की चीज़ों को छाट के कर दिया अलग। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके घर में पक्का ना एक बास्केट होगी, जिस बास्केट में प्याज पड़े रहते हैं, एक बास्केट होगी जिसमें आलू पड़े रहते हैं। ये दो बास्केट तो ज़रूर होगी आपके घर पे जिसमें आपने अलग अलग आलू और प्याज रख रखे होते हैं। तो मेरे दोस्तों अब देखो इस एग्जांपल को मैं लिखाता हूँ इस डेफिनेशन के ऊपर। क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले बोल रहा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। वो जो थैले में आपने सब्जियां खरीद के डाली ना मेरे दोस्तों, उसे हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग। इसका मतलब है आपने जो सब्जियां डाली उसमें आपने ये नहीं देखा कि वो आलू है या प्याज है या टमाटर है, आपने क्या करा, उस एक थैले के अंदर ही क्या कर दी, सारी की सारी सब्जियां डाल दी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे कि हमारी एंट्री कैसी, हमारी ट्रांजेक्शन कैसी हो रही है, हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, हम कोई खर्चा कर रहे हैं, कोई इनकम हो रही है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन सबको क्या कर देंगे, हम उस थैले में डाल देंगे। इसका मतलब क्या कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद में हम घर आके क्या करते हैं, उस थैले को जब उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद क्या करते हैं, हम सेम नेचर की चीज़ को क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं भैया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होता है मेरे दोस्तों, नेचर के अकॉर्डिंग होता है। जो सेम नेचर की चीज़ होती है उनको क्या करते हैं, हम से अलग करके और सेम बास्केट में डाल देते हैं। उसके लिए जो सेपरेट बास्केट बनाई गई है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं मेरे दोस्तों। इसे हम बोलेंगे क्या, क्लासीफाइंग। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और ये आगे बढ़ के आपको ये बोल रहा है कि अब उसके बाद में आती है मेरे दोस्तों बात समराइजिंग की। समराइज करने का मतलब है भैया कि आपने ये जो काम करा है, ये रिकॉर्डिंग करी है, ये काहे के लिए करी है, यूँ ही टाइम पास करने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं करिए। हमने क्या निकाला है, समरी निकालने के लिए करिए। समरी किस चीज़ की, हमारे बिजनेस की। और समरी क्या होगी, प्रॉफिट और लॉस। यानी समरी के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस इस पूरे साल काम करने के बाद। और हम देखेंगे कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखो, अब इस डेफिनेशन को एक बार वापस पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner
अब यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब है कि भैया उसको क्लासिफिकेशन करने का जो हमने सब्जियां बांटी है ना मेरे दोस्तों, उसको क्लासीफाई करने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है। तो यहाँ पर जब हम हमारी ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन करने का भी क्या होगा, एक पैटर्न होगा, एक तरीका होगा। हम उसके अंदर ही क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से क्या मतलब है मेरे दोस्तों, तो देखो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से यहाँ पर ये मतलब है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो मनी में मेजर करने वाली होनी चाहिए। यानी ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपनी बुक्स के अंदर जिसको आप मनी में मेजर भी नहीं कर सकते हो। जिन ट्रांजेक्शन को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। जैसे आपने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज कर लिया, तो यहाँ पर आपने जो गुड्स खरीदा उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, 10,000 रुपीज़। तो आप क्या कर लोगे, उसको रिकॉर्ड कर लोगे। आपने उसी गुड्स को क्या कर दिया, आगे 15,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो क्या है, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है 15,000, तो उसको भी आप क्या कर दोगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लोगे। तो आप पूछोगे क्या बिजनेस में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती है जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता? हाँ मेरे दोस्तों, ऐसा है। कई ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनका इफेक्ट आपके प्रॉफिट और लॉस पर पड़ता तो है, पर उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसका मैनेजर जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा था और बिजनेस उसका बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, कंपनी ने क्या करा, उस मैनेजमेंट को निकाल दिया और मैनेजमेंट को हटा के एक नया मैनेजमेंट लेके आ गए। जैसे ही वो नया मैनेजमेंट आया, उस मैनेजमेंट के आने से वो बिजनेस क्या होने लग गया, नीचे जाने लग गया। या फिर छोड़ो, अपन नीचे जाने का एग्जांपल क्यों ले, अपन ऊपर जाने का एग्जांपल लेते हैं कि क्या हो गया, जैसे ही मैनेजमेंट चेंज करा वो बिजनेस क्या हो गया, और ऊपर जाने लग गया और ऊंचाइयों क्या करने लग गया, छूने लग गया। तो यहाँ पर देखो मैनेजमेंट का हमारे प्रॉफिट से फर्क पड़ा ना। पहले वाला मैनेजमेंट जितना प्रॉफिट अर्न करके देता था उसके कंपैरिजन में ये जो नया वाला मैनेजमेंट है ये और भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करके दे रहा है। तो देखा जाए तो इससे हमारे प्रॉफिट्स तो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पर क्योंकि हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते कि यार हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, कितना अच्छा है भैया, मनी में मेजर करके बताओ, नहीं बता सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इसको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सकती है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये मॉनेटरी टर्म्स एंड इवेंट्स विच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल चार्टर। अब हमने क्या करा है भैया, हमारे जो पूरा लाइफ स्पैन है उसको हमने एक साल में मतलब 12 महीनों में डिवाइड करा है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप जैसे कॉमर्स में आ गए ना मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर आने के बाद में आपका साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं चलता है। यहाँ पर आने के बाद में आपका साल शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपका जो साल है ना वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और ख़त्म होता है 31 मार्च को। हाँ मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के 12 महीने हैं ये क्या कहलाएगा, एक फाइनेंशियल चार्टर कहलाएगा। तो ये ऐसे बोल रहा है कि हमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, इस टाइम स्पेन के जो बीच का जो पूरा टाइम है इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बोलते हैं एंड द इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ का मतलब हो गया कि ये जो हम लास्ट में जो समराइजिंग करेंगे, समराइजिंग से हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस में रिजल्ट निकालेंगे कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, और हम निकालेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम किसको शेयर कर देंगे, आगे जो भी इसके यूजर्स होंगे, जिनको भी इसकी नीड होगी इस इंफॉर्मेशन की, उनको क्या कर देंगे हम यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों डेफिनेशन को हमने यहाँ पर पूरी तरीके से डिफाइन करा है कि डेफिनेशन बोलना क्या चाह रहा है, और डेफिनेशन में ही हमने अकाउंटिंग को काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपकी ख़त्म होती है। अब हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों अब आगे आई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अकाउंटिंग की, ज़रा देखा जाए एक बार। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया भैया विशेषताएं, उसके गुण से बात कर रहा है कि यार इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ऐसा है कि सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे दोस्तों वो क्या आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल
ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ये क्या बोल रहा है मेरे यहाँ पर दोस्तों, ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। अगर कोई ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की नहीं है तो भैया वो हमारी काम की नहीं है, हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सॉरी। अब यहां पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किन ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वही हमारे लिए क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगी। अभी अभी हम डेफिनेशन में भी मेरे दोस्तों वही पढ़ के आए हैं। आगे देखते हैं, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय ए फर्म। यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दिया है कि आपने गुड्स परचेज कराया और उसी गुड्स को क्या कर दिया, आपने सेल कर दिया, ये क्या कहलाएगी, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगी। तो मेरे दोस्तों फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, पैसे में मेजर कर सकते हो, सिर्फ आपको उसे ही क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और सबसे पहला काम आपका क्या है, उसे आइडेंटिफाई करना है ऐसी ट्रांजेक्शंस को। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और ये क्या बोल रहा है, आगे यहाँ पर बोल रहा है कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करा कि भैया कौन सी ट्रांजेक्शन है जिन्हें जो मॉनेटरी टर्म्स में है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले तो क्या करा आपने, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में अब क्या कर रहे हो, अब आप उस ट्रांजेक्शन को मेजर कर रहे हो मॉनेटरी टर्म्स में। तो जो सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक वो क्या बोल रहा है, मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन। क्या बोल रहा है इसमें, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप क्या करोगे, उसको मेजर करोगे। एंड इवेंट्स विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। आगे क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इवेंट लाइक द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम और अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैनेजर वाला, सेम चीज वो यहां पर भी बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे ये बोल रहा है भैया रिकॉर्डिंग। अब भैया थैले में भरने वाला काम आ गया। सबसे पहले आपने क्या करा, आइडेंटिफाई करा कि भैया क्या उठाना है, वो सब्जी लेने वाली बात है, उस पर शिफ्ट होते थोड़ा सा। सबसे पहले तुमने ढूंढा कि यार कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है। सबसे पहले क्या करा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये चीज लेनी है मेरे को। फिर आप क्या करते हो, उसको एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद में अब आप उससे करते हो मोल भाव। उससे हम क्या बोलेंगे, मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। अब क्या करोगे, उससे खरीद लोगे, उसको अपने थैले में भर लोगे, उसे क्या बोलेंगे हम, रिकॉर्डिंग। तो देखो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल चार्टर, जो कि एक फाइनेंशियल चार्टर है। मैंने आपको टाइम बताया था ना 1 अप्रैल 31 मार्च तक, उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन आएगी हम क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे बोलेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ ए फाइनेंशियल चार्टर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो बार बार एक ही एक चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है और वो हो रही है भैया मनी। भैया मनी मनी रिपीट होगा तो तुमने कॉमर्स ले ली ना, बस अब तो तुम्हारे मनी ही बनी चलनी चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर, इसके अलावा कुछ चलना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके वही है कि आपको कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है और कौन सी ट्रांजेक्शन मेजर करनी है जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। उन ट्रांजेक्शन की तरफ देखना भी नहीं है, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी नहीं करना जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती है। इसके बाद में बोल रहा है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में जब हम बढ़ते हैं आगे तो क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन। क्या है ये, ट्रांजेक्शन की क्या है, ग्रुपिंग है। और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, जो सेम नेचर की चीजें होती है उसको क्या करते हो आप, सेलेक्ट करके आप उनकी सेपरेट, उनकी एक बास्केट बना लेते हो, उसकी एक ग्रुपिंग कर देते हो जिसमें आप सेम नेचर की चीजों क्या करते हो, सेम जगह डालते हो। वो बास्केट मैंने आपको बोला था ना, आपके घर में एक बास्केट, 2 बास्केट जरूर मिलती है भैया, एक तो आलू की मिलती है, एक प्याज की मिलती है, मना मत करना, देखो मिलती है पक्का। तो क्या करते हो तुम, सेम नेचर की चीजों को उठा के उस सेम बास्केट में ये डाल देते हो। इससे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। और यहां पर देखो आगे क्या बोल रहा है, एक बार इसको यहां से रब कर देते हैं हम। आगे ये बोल रहा है द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। सबसे पहले जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो मेरे दोस्तों, तो वो जो जिस जगह आप रिकॉर्ड करते हो, जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हो, उसे हम बोलेंगे मेरे दोस्तों जर्नल बुक। इसके बाद में आप क्या करते हो, वो जो आपका थैला है ना भैया, उस थैले का नाम है जर्नल बुक, ठीक है। उसमें आपने सारी ट्रांजेक्शन भर ली। अब आपने जब घर आके उसको क्लासिफाई करा ट्रांजेक्शन को, तो आप कहाँ उसको क्लासिफाई करोगे, वो आप क्लासिफाई करोगे भैया लेजर के अंदर। किसके अंदर,
करोगे उसको लेजर के अंदर। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो जो थैला है आपका, वो थैले को हम क्या बोलेंगे भैया, जर्नल बोलेंगे। जर्नल में क्या करते हैं, आपने सारी ट्रांजेक्शन डाल दी, उसमें आलू भी डाल दी, उसमें प्याज भी डाल दिया, मतलब उसमें परचेज भी डाल दी, उसमें सेल भी डाल दी, उसमें एक्सपेंस भी डाल दिया। घर लाके जब आपने वो थैला उल्टा करा, उसके बाद में आपने सेम नेचर की चीजों कर दिया, अलग कर दिया, तो वो जो बास्केट में आपने रखा ना उसको अलग करके, उस बास्केट का नाम क्या है भैया, लेजर। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन कहाँ किया जाता है मेरे दोस्तों, लेजर में किया जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड होगा देखो डेफिनेशन में, और वो वर्ड आ रहा है सब्सिडरी बुक्स। भैया ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? देखो भैया ऐसा है कि अगर आपकी माता श्री ने आपको बहुत ज्यादा सामान लाने को बोला है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो उन्हें थैले भी क्या देने पड़ेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे। उन्हें आलू के लिए एक अलग थैला देना पड़ेगा, प्याज के लिए एक अलग थैला देना पड़ेगा, टमाटर के लिए एक अलग थैला देना पड़ेगा। तो हम रिकॉर्डिंग करते वक्त ही उन्हें क्या कर रहे हैं, अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है कि अगर आपके बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम क्या करते हैं, पहले ही उसे थोड़ा बहुत सेपरेट कर लेते हैं, और जो सेम नेचर की चीजें होती है उसको हम अलग डाल देते हैं, अलग लिख देते हैं। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस मेरे दोस्तों, तब मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये सब्सिडरी बुक्स होती क्या है। कुल मिला के आप यहां पर तो ध्यान रखें कि अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो जर्नल से आपका काम नहीं चलेगा, आपको क्या रखनी पड़ेगी, सब्सिडरी बुक्स रखनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे थैले रखने पड़ेंगे अलग अलग। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको यहां से हम रब कर देते हैं, और अब हम बढ़ेंगे मेरे दोस्तों आगे। चलिए आगे क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन के बाद में, क्लासिफिकेशन के बाद में ये बोल रहा है मेरे दोस्तों समराइजिंग। समराइजिंग करना क्या हो गया भैया, समराइजिंग का मतलब हो गया कि आप फाइनली रिजल्ट निकाल रहे हो, निचोड़ निकाल रहे हो कि आपकी बिजनेस का फाइनली इस साल कहां पर आप स्टैंड करते हो। देखो तुम पूरे साल स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है ना, पढ़ने के बाद में सबसे आखिरी में तुम्हारा क्या लिया जाता है, फाइनल एग्जाम लिया जाता है, और वो एग्जाम के बाद में जो तुम्हारी मार्कशीट होती है ना मेरे दोस्तों, वो क्या है, यहाँ पर समराइजिंग है, तुम्हारा पूरे साल का निचोड़ है कि आपने पूरे साल क्या करा है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी होगी तो वो रिजल्ट क्या निकलेगा, सीधी सी बात है यार, गंदा ही निकलेगा, या तो फेल हो जाओगे, या सप्लीमेंट्री, या फिर मार्क्स ही बहुत इतने गंदे आ रहे हैं घर वाले जूते मारेंगे, ठीक है। बट अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है तो क्या होगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, और आप उसको देख के खुश होगे, आपके घर वाले भी उसको देख के खुश होंगे। तो यहाँ पर भी देखो वही है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समराइजिंग में क्या कर रहे हैं, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर। यहाँ पर आप देखो पूरे साल का जो आपका रिकॉर्ड है ना, वो आपके स्कूल वाले क्या करते हैं, मार्कशीट के अंदर एक बड़े ही क्लासिफाइड तरीके से आपको बिल्कुल प्रेजेंट कर देते हैं कि देखो क्वार्टरली में इतने मार्क्स आए, पीटी बोलते हैं आजकल उसको, पीटी में इतने आ रहे हैं, हाफ ईयरली में इतने आ रहे हैं, फाइनल में इतने आ रहे हैं, देखो कंसिस्टेंसी देख लो आप इसके रिजल्ट की। तो यहाँ पर आपको वो जो रिजल्ट हम बिजनेस का रिजल्ट जिस तरीके से पेश करेंगे, वो भी हम एक सिग्निफिकेंट मैनर में ही पेश करेंगे, और वो जो सिग्निफिकेंट मैनर है वो कैसा होना चाहिए मेरे दोस्तों, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, समझ में तो आना चाहिए। इसके बाद में यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो सबसे पहली चीज तो हम जहां पर ये रिजल्ट निकालेंगे ना, समराइजिंग करेंगे ना, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये हम रिजल्ट निकाल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी उसके यूजर्स हैं, जिनको भी उसकी यूज जरूरतें हैं, हम क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, समराइजिंग करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनता क्या है, तो देखो यहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो दो अकाउंट है ना मेरे दोस्तों, ये दो अकाउंट ही बताते हैं आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसके बाद में एक स्टेटमेंट भी बनता है, और उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो यहां पर देखो मेरे दोस्तों, दो तो बन गए अकाउंट और एक बन गया स्टेटमेंट। वो जो दो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्या बताते हैं, कंपनी की प्रॉफिट और लॉस शो करते हैं। इसके बाद में एक बनती है बैलेंस शीट, वो बताती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपके पास में अब कितना भैया वेल्थ कितनी है आपके पास में, या फिर आपकी लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया मेरे दोस्तों, इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर इन ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ऑब्वियस बात है, ये जो ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट में हम इस तरीके से दिखाएंगे दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच एज प्रोप्राइटर, मैनेजर्स, बैंक, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पूरी जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कलेक्ट करी है, और कलेक्ट करके जो समरी बनाई है, वो समरी हम भैया हमने तीन अकाउंट में लिख दी। यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट,
एक P&L अकाउंट और एक बैलेंस शीट हमने बना दी। अब हम क्या करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे। कौन रिसर्च करेगा भैया? हमारा मैनेजमेंट रिसर्च करेगा। हमारा मैनेजमेंट रिसर्च करके ये बताएगा कि हमारा बिजनेस भैया कहाँ स्टैंड करता है, हमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है, हमें क्या सुधार करने की जरूरत है, हम सही जा रहे हैं या हम गलत जा रहे हैं, अगर हमें कुछ सुधार करना है तो हम कैसे उसको सुधार कर सकते हैं। तो ये सब तो हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस। और सिर्फ हम ही एनालाइज नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे और दूसरी पार्टीज है जिनको हमारे फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट आता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, जैसे बैंक हो गए, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए। अब आप बोलेंगे सर कैसे उनको इंटरेस्ट आता है, तो मेरे दोस्तों इसका एक अलग से टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से वहाँ बताएंगे जब हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग समझाएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किन किन लोगों को हमारे इस अकाउंट के, जो हमारा जो ये फाइनेंशियल अकाउंट है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है और क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन खत्म हो गया। एक लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब हो गया कि जो हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर देंगे हम यहाँ पर एनालाइज करने के बाद में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो इनके यूजर्स हैं, जो भी ये चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, उसे हम क्या कर देंगे भैया, कम्युनिकेट कर देंगे। देखो अगर तुमने अखबार देखा हो तो अखबार में कई बार क्या होता है कि जब मार्च का टाइम होता है, जब ईयर हमारा क्लोज होता है ना, उस समय कई कंपनीज क्या करती है, अपने जो अकाउंट है उसको क्या करती है, पब्लिक करती है। पब्लिक करती है मतलब अखबार में निकाल देती है अपने पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट्स को। और कंपनी क्या करती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जिन्होंने उनके शेयर्स खरीदे होते हैं, उनको भी क्या कर देती है, वो फाइनल अकाउंट कम्युनिकेट कर देती है थ्रू मेल। मेल भी कम्युनिकेट करती है और कई बार पोस्ट भी कर देती है, एक बिल्कुल बुकलेट छाप देती है जिसमें उनके पूरे पूरे फाइनल अकाउंट्स होते हैं और वो क्या करती है, उनके शेयर होल्डर्स को पोस्ट कर देती है। तो इसे हम बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जो फाइनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, इसे क्या कर रहे हैं, हम आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं इसके यूजर्स को यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। हम वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारी थ्योरी को अलग अलग वीडियो में काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इसे हम चलाते जाएंगे, ऐसे ही फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो बिल्कुल ऐसे ही लाइन से वीडियो देखते रहिए, आपकी पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। घर बैठो, पढ़ो एकदम बढ़िया, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में वीडियोस देखो, बिल्कुल लाइन से देखना वीडियोस, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ख़त्म करते हैं ये वीडियो, मिलते हैं वापस से नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे वाले टॉपिक से। जब तक मेरे दोस्तों मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो, ज़्यादा मत खाना, मोटे हो जाओगे। ठीक है, जय हिंद।